हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल ताकि कोई भी नया कॉन्सेप्ट आए तो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो देखो, कलेक्टिव बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग आया कहाँ से? कलेक्टिव बार्गेनिंग ब्रिटेन से आया। कलेक्टिव बार्गेनिंग को बीट्राइस वेब लेकर आए थे 1891 में। ठीक है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग डिस्कशन होता है, नेगोशिएशंस होती हैं दो ग्रुप्स के बीच में एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर के। ठीक है, मेनली ये जो ग्रुप होते हैं ये होते हैं एम्प्लॉयर का ग्रुप और एम्प्लॉय का ग्रुप। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलकर के डिस्कशन करते हैं कि हम किस तरीके से काम करना चाहते हैं, अपनी डिमांड्स रखते हैं, तो उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग कहा जाता है। और ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का सिस्टम है, इट वर्क्स इन ग्रुप। ये ग्रुप में ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि एक एम्प्लॉय जाकर के अपने बॉस के पास चला गया, भाई मुझे तो यही चाहिए, तो वो नहीं, दैट इज नॉट कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव। ठीक है, तो इसी वर्ड से पता चलता है दैट ये एक ग्रुप प्रोसेस है। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है कि इट इंक्लूड्स प्रपोजल, काउंटर प्रपोजल, ऑफर एंड काउंटर ऑफर। तो इसमें क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रपोजल देती है, फिर वो पार्टी वापस से काउंटर प्रपोजल देती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एम्प्लॉयज कहते हैं कि भाई हमारी सैलरी में जो है 10% इंक्रीमेंट करो, ये प्रपोजल था। फिर एम्प्लॉयर कहता है कि नहीं भाई ऐसा करो, तुम 1 घंटे और फालतू काम कर लो, फिर मैं तुम्हें 5% का इंक्रीमेंट दे दूंगा, उससे पहले नहीं दूंगा। फिर एम्प्लॉयज एक ऑफर देते हैं, चलो ठीक है सर, हम 1 घंटा जो है एक्स्ट्रा काम कर देंगे रोज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हमारा इंक्रीमेंट जो है 10% कर दो, 5% की जगह। फिर एम्प्लॉयर वहां से कोई और काउंटर ऑफर देगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। एट द एंड क्या होता है? ऐसा नहीं है कि चलता ही रहेगा, नहीं, एट द एंड क्या है, किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करना होगा, कॉम्प्रोमाइज करना होगा, और हम एक पॉइंट पे आ जाएंगे, दैट विल बी आवर कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, इन शॉर्ट ये नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कंपनी में काम करने को लेकर के। अब हम आगे चलते हैं, इसके फीचर्स पढ़ते हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का सबसे पहला फीचर होता है ग्रुप एंड कलेक्टिव एक्शन। जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है ये ग्रुप का एक्शन है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया ये चीज। ठीक है, और ये कलेक्टिव एक्शन है, दोनों के साथ मिलकर होता है। इसमें एम्प्लॉयर का होना भी जरूरी है, एम्प्लॉय का होना भी जरूरी है। एम्प्लॉयर नहीं होगा तो एम्प्लॉय किससे जाकर के अपनी बात कहेगा? ठीक है, तो कलेक्टिव एक्शन है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ। जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है ना, क्योंकि देखो यूनिटी स्ट्रेंथ होता है, सुना है आपने? तो जब सारे के सारे लोग होते हैं, सारे एम्प्लॉयज एक साथ होते हैं, तो यूनियन को स्ट्रेंथ मिलती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग का सबसे अच्छा एडवांटेज है। इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही होती है ना एम्प्लॉयज की, वो नहीं हो पाती है, क्यों? कि अब उनके पास स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस से चलती रहती है। देखो, किसी ने कहा है कि जो ह्यूमन नीड्स होती है ना, कभी सेटिस्फाई नहीं होती। ह्यूमन गेट नेवर सेटिस्फाई विद थिंग्स दे हैव। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। कभी किसी चीज पे हम लोगों को बार्गेन करना होता है, कभी किसी चीज पे हम लोगों को बार्गेन करना होता है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल। ये एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें चीजें चेंज भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर एम्प्लॉयज जो है अपनी यूनियन बनाई थी ये कहने के लिए कि भाई हमें 10% का इंक्रीमेंट चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि 10% से नीचे ही नहीं आएंगे, नहीं, फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये वॉलेंटरी है। वॉलेंटरी मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की मर्जी से ही बार्गेन की प्रोसेस चालू हो रही है, किसी के लिए जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, दोनों ने साथ मिलकर के डिसाइड किया था कि हम साथ मिलकर के जो है इस डिसीजन का फैसला लेंगे। नेक्स्ट ये डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक माने ये गतिशील है, ये भी न्यू कॉन्सेप्ट है, तो ये चलता रहता है, नथिंग इज फिक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट पावर रिलेशनशिप। ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट है सबसे ज्यादा मैटर करता है रिलेशनशिप में, कि ये रिलेशनशिप को बिगाड़ने से बचाता है। इससे पहले कि हमारे जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा डिटेरिएट हो जाए, ये चीजों को संभाल लेता है और एक कंक्लूजन निकाल देता है। लास्ट हमारा पॉइंट आता है कि ये बायपार्टाइट प्रोसेस है, दोनों तरफ से। अगर एम्प्लॉय भी जो है कंक्लूजन निकालना चाहता है और एम्प्लॉयर भी कंक्लूजन निकालना चाहता है, तो ही कलेक्टिव बार्गेनिंग हो सकती है। अगर एम्प्लॉयर कह दे नहीं भाई मैं तो जो कह दी मैंने कह दी, मैं नहीं कर रहा तुम्हारी डिमांड्स पूरी, तो कभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं और डिस्प्यूट बढ़ता जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये बायपार्टाइट प्रोसेस है, उसमें दोनों तरफ से चीजें होती है। अब हम इसके एसेंशियल्स पर चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन। देखो, एसेंशियल्स का मतलब है किस किस चीज की जरूरत होनी चाहिए ट्रेड यूनियन के लिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए। तो जबकि ट्रेड यूनियन क्या होते हैं पहले ये मैं बता दूं, वैसे इसके ऊपर एक पूरी वीडियो आने वाली है, बट स्टिल फिलहाल के लिए यहीं पे जान लीजिए।
ट्रेड यूनियन होती है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं ना मिलकर के अपना एक संगठन बना लेते हैं, अपने ग्रुप बना लेते हैं और उसका एक लीडर भी बना लेते हैं, जिसको ट्रेड यूनियन कहते हैं। तो जो ट्रेड यूनियन होती है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब वो हमारी बातें एम्प्लॉयर्स के सामने रख पाए। अगर एक ऐसा हमारा ट्रेड यूनियन है जो कि अपनी बात ही नहीं कह पा रहा है तो क्या फायदा, वो नेगोशिएट क्या करवाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया कि स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन की। जो आपकी यूनियन है ना उसको वो रिकॉग्निशन होनी चाहिए, उसकी वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए कि एम्प्लॉयर जो है उसी ट्रेड यूनियन की बात मानते हैं जिसको कि गवर्नमेंट ने रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, जो कि एक्ट के अंदर आती है, ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर आती है। अगर ऐसा नहीं है कि किसी भी एक ग्रुप को उठा दिया, उसका एक लीडर बना दिया और जाके भेज दिया कि जाओ भाई हमारी डिमांड्स लेके जाओ, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर। एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय एक्सेप्ट कर ले और एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के हाँ में हाँ मिलाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इंटेंशन से ही लड़ने कैसे गए हैं, नहीं, तब कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं हो पाएगा। दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। एम्प्लॉयर को ये नहीं लगना चाहिए कि जो ट्रेड यूनियंस है, ट्रेड यूनियन का लीडर है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के ऊपर ध्यान दे रहा है, मुझे तो वो मेरी तो वो इंटरेस्ट चाहता ही नहीं है, मेरा तो वो फेवर ही नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड की। जो एटीट्यूड होना चाहिए ना ट्रेड यूनियन का, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, लड़ाई झगड़े वाला नहीं होना चाहिए। वो ये ठान के जाए कि हाँ भाई हमें प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए फिर चाहे आपको थोड़ा बहुत अपनी डिमांड्स कम करने पड़ जाए, आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना जाए, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ ही जाना चाहिए। नेक्स्ट अवेयरनेस ऑफ ऑब्लिगेशन टू प्रिंसिपल्स कि दोनों पार्टीज को अपने अपने प्रिंसिपल्स को नहीं भूलना चाहिए, इनको ध्यान में रखते हुए ही काम करना चाहिए। देखो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो कलेक्टिव वो बार्गेनिंग है ना, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है या एक घंटे का प्रोसेस नहीं है, ये काफी टाइम तक चलता रहता है। ठीक है, इसकी भी एक पूरी प्रोसेस होती है, तो कम से कम 4-5 दिन या फिर कई हफ्ते भी लगा के चलो, तो एक लंबा प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बार्गेनिंग मैकेनिज्म की। जो हमारा बार्गेनिंग मैकेनिज्म है वो एफिशिएंट होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए। जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके पास एक प्रॉपर अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अगर उनके पास कोई थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेटिव या मीडिएटर नहीं होगा तो किसको अपनी बात कहेंगे। लास्ट आता है कंडक्टिव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ना वो कंडक्टिव होना चाहिए। मतलब इसको थोड़ा समझो, देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो ट्रेड यूनियन होगी ना वो कंट्री में इलीगल नहीं होनी चाहिए। कंट्रीज में जो गवर्नमेंट है उनके अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन सबसे बेस्ट भी होना चाहिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सुलझाने का, तभी जाके ट्रेड यूनियन काम पर कर पाएगी। अगर सपोज आज इंडिया की गवर्नमेंट कह देती है कि जितनी भी ट्रेड यूनियन है सब इलीगल है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है इसकी इंपॉर्टेंस। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस तीन पार्टीज के लिए अलग अलग है। एम्प्लॉयज के लिए इसके अलग इंपॉर्टेंस है, सोसाइटी के लिए इसके अलग इंपॉर्टेंस है, एंड एम्प्लॉयर्स के लिए अलग सिग्निफिकेंस है इसका। तो हम सबसे पहले एम्प्लॉयज के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों जरूरी है, क्यों अच्छी है, वो जानते हैं। तो देखो आपको अभी तक वैसे तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझ में आ ही गया होगा, बट स्टिल हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है वर्कर्स की। वर्कर देखो यूनिटी है स्ट्रेंथ, यूनिटी एकता में बल है। एक एम्प्लॉय जाकर के कुछ कहेगा तो उसकी बात कोई नहीं मानेगा, लेकिन अगर पूरी की पूरी यूनियन जाकर के कहेगी तो ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो ये स्ट्रेंथ देता है। सेकंड इंक्रीज मोरल। जब एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयर्स की बात मानी जाती है, उनको एक सपोर्ट मिलता है तो उनका मोरल बूस्ट होता है, काम अच्छे से कर पाते हैं। थर्ड रिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फ्रीडम। मैनेजमेंट क्या करती है, अपनी आजादी से काम करती है। मैनेजमेंट क्या है, तो कभी भी कोई भी पॉलिसी लगा देती है, कोई भी रूल लगा देती है जो कि वो एम्प्लॉयज के ऊपर बर्डन बन जाता है। लेकिन जब हमारे पास एक ट्रेड यूनियन है, हमारे पास हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं ना, तो मैनेजमेंट अपनी मनमानी नहीं कर पाती है। मैनेजमेंट को अगर मैनेजमेंट में कोई गलत स्टेप ले भी लिया है तो लोग वहाँ पे वॉइस रेज कर देते हैं अपनी। लोग से मेरा मतलब था एम्प्लॉयज। नेक्स्ट में इफेक्टिव कलेक्टिव बार्गेन मशीनरी। जो कलेक्टिव बार्गेन मशीनरी है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, स्पीडली, अच्छे से, बिना किसी पार्शियलिटी के, बायसनेस के हमारे जो जितने भी इश्यूज होते हैं वो सॉल्व कर देते हैं एम्प्लॉयज के, तो इसलिए इसको इफेक्टिव माना जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रिड्यूस चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट माने लड़ाई झगड़ा या फिर मतभेद। ठीक है, तो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का सिस्टम होता है ना ये कन्फ्लिक्ट को कम करने में मदद करता है। भाई जब हमारी बातें पूरी हो ही जाएंगी फिर हम आगे क्यों लड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को चॉकलेट चाहिए थी, अगर मम्मी ने चॉकलेट दिलवा ही दी तो फिर वो क्यों जिद करेगा।
नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं फॉर एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स के लिए क्या मैटर करता है हमारा कलेक्टिव बार्गेन। तो देखो ये मैनेजमेंट के लिए इजी सिस्टम होता है बार्गेन का। मैनेजमेंट हर एक इंसान की, हर एक एम्प्लॉय की बात सुनेगा तो वो तो पूरे दिन इसी चक्कर में लगा रहेगा, तो इसलिए एक साथ में सबकी डिमांड्स आ जाती है उनके पास, तो इजी सिस्टम। नेक्स्ट, रिड्यूस लेबर टर्नओवर रेट। देखो जब लेबर की बात सुनी जा रही है, उनके लिए काम किया जा रहा है, तो वो अपने काम से सेटिस्फाई रहेंगे, और काम से सेटिस्फाई रहेंगे तो जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे। टर्नओवर माने टर्नओवर रेट, मतलब कितनी आपकी जो एम्प्लॉयज है कितनी जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ के जा रहा है, तो ये जो नौकरी छोड़ने का रेट होगा ना कम हो जाता है। नेक्स्ट, प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। हमारे जो इंडस्ट्री में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना कंपनी में, वो खत्म हो जाते हैं, वो प्रिवेंट करता है, बचाता है उनको होने से। नेक्स्ट आता है ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट में और जो लेबर वर्कर्स होते हैं ना, उनकी में जो कम्युनिकेशन बहुत कम होती है, लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा वे है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट तो उनकी समस्याओं के बारे में जान पाता है, और जो लेबर लेवल है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की भी समस्याओं के बारे में जान सकता है कि भाई वो उसने ऐसे कोई कदम उठाया है, हार्श कोई स्टेप लिया है, तो वो क्यों लिया है। ठीक है, कम्युनिकेशन ओपन कर देता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फॉर सोसाइटी। तो देखो सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इंडस्ट्रियल पीस अगर बना रहता है कलेक्टिव बार्गेनिंग की वजह से। देखो अब सोसाइटी में इंडस्ट्रियल पीस क्यों मैटर करता है, अगर सपोज कुछ हंगामा हो जाता है तो पूरे दिन न्यूज चैनल्स पे वही चलता रहता है, तो लोगों की अटेंशन वहां जाती है ना। ठीक है, एक झगड़े वाला माहौल बन जाता है, पॉलिटिशियंस भी बीच बीच में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें नहीं होती हैं अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग अच्छे से चल रहा है तो। नेक्स्ट, अगर सारे डिस्प्यूट्स खत्म हो जाएंगे तो फोकस सिर्फ किस पे होगा, इकोनॉमी के, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पे होगा। ठीक है, फोकस ओनली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, द इकोनॉमी, द नेशन। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिवेंट वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन। सोसाइटी में जो वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है ना, उन काम ज्यादा करवाया जाता है, वेजेस और सैलरी उनको कम दी जाती है, और छुट्टियां कम दी जाती है, रेस्ट कम दी जाती है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती। इन सब से डील करता है कलेक्टिव बार्गेनिंग, बचाता है इन सब से। नेक्स्ट, प्रोवाइड अ मेथड ऑफ रेगुलेशन। किस तरीके से वर्कर्स के साथ डील करना चाहिए, किस तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए, वो सोसाइटी को कलेक्टिव बार्गेनिंग दिलवाता है। अब आ जाते हैं हम टाइप्स पे। तो देखो इसके 3 टाइप्स होते हैं, बाइपार्टाइट, कंसेंट अवार्ड एंड सेटलमेंट। अब बाइपार्टाइट क्या होता है, इसमें दोनों पार्टीज बिना किसी लड़ाई झगड़े के आपस में आराम से मुद्दे को सुलझा लेती हैं, और कोई एक अपनी डिमांड्स को नीचे करता है तो कोई एक हाई कर देता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके एक बीच के मैटर पे आ जाते हैं, तो उसको हम बाइपार्टाइट एग्रीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है सेटलमेंट। सेटलमेंट में क्या होता है, सेटलमेंट में एक थर्ड पार्टी आती है मीडिएटर बनकर, और वो जो है हमारे इश्यूज को सॉल्व करती है। सॉल्व करने के लिए वो पूरी एक मीटिंग बुलाते हैं, दोनों पार्टीज की बात सुनते हैं, और जिसकी भी जो डिमांड सही लगती है, मतलब जायज डिमांड जो होती है, उसको फिर फुलफिल भी किया जाता है। ये होता है हमारा सेटलमेंट में। ठीक है, सेटलमेंट जो है एक बहुत ही इजीली काम करता है। सेटलमेंट किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होने देता, ये सेटलमेंट की सबसे बड़ी खासियत होती है। ठीक है, अब हम अपने थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि है कंसेंट अवार्ड। तो कंसेंट अवार्ड में क्या होता है, नेगोशिएशन होती है ना, वो पार्टीज के बीच में तो होती है, लेकिन वहां पे जुडिशियल अथॉरिटीज आ जाते हैं, मतलब वहां पे कोर्ट वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई इंडस्ट्रियल लेबर लॉ को लेके केस जल गया कि हमारे साथ ये हो रहा है और हमें इसके लिए न्याय चाहिए, तो वहाँ पे उन सब चीजों से डील होता है। तो कंसेंट अवार्ड में चीजें जो है तो ना बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पे चली जाती है। ठीक है, वहाँ पे कोर्ट आ जाती है, फिर चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या स्टेट कोर्ट हो। अब प्रोसेस क्या होता है, देखो इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया था कि एक दिन का काम नहीं है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम की आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअली में जो एम्प्लॉय जो डिमांड लेकर आए हैं उसकी मेन जड़ क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या किस वजह से है। फिर प्रिपरेशन ऑफ नेगोशिएशन, फिर वो नेगोशिएशन का प्रिपेयर करते हैं कि हमें किस तरीके से नेगोशिएट करना है, कि भाई एक मैक्सिमम रेंज तैयार करते हैं। सपोज अब एग्जांपल लेते हैं, सपोज उन्हें सैलरी बढ़ानी है, तो भाई ऑब्वियसली बात है हर कोई ज्यादा से शुरू करता है। ठीक है, हमें 10% तो चाहिए ही, तो हम 15% बोल के चलते हैं, फिर धीरे धीरे नेगोशिएट, तो वहाँ पे नेगोशिएशन होती है। देन नेगोशिएशन का प्रोसीजर वर्क करता है, और फाइनली जब नेगोशिएट हो जाता है कि हाँ ये जो है हमारा ये रेंज फाइनल हुआ है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है।